बैठ जाओ। आज अपने को चैप्टर मिला है इंडस्ट्रीज। शुरुआत की थी अपने रिसोर्सेज से, और रिसोर्सेज में क्या है कि अपने एग्रीकल्चर रिसोर्स क्या थे वो पढ़े। आज अपने पढ़ते हैं इंडस्ट्रीज। इसमें कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, लेकिन इंडस्ट्री जो है कौन सी एक्टिविटी है? प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर था। मतलब क्या है कि उसमें जो फर्स्ट पॉइंट पर जो माल मिल गया वो रॉ मटेरियल था। उसमें कोई अपने प्रोसेसिंग वगैरह नहीं की थी, कोई मशीन वगैरह से, और उसमें कोई भावों को, वैल्यू को ऐड नहीं किया था। इंडस्ट्रीज के अंदर क्या है कि रॉ मटेरियल लाए, प्राइमरी एक्टिविटी वाला जो काम था वो लाए, और उसके अंदर और तरह तरह की कारगुजारियां की, प्रोसेसिंग की। हर प्रोसेसिंग में भाव बढ़ते गए, वैल्यू बढ़ती गई। इसी को इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। यही इंडस्ट्री है। और इसको आप कौन सी एक्टिविटी कहोगे? इकोनॉमी की सेकंड एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी। और टर्सरी का पता ही है, सर्विस। तो जिस देश के अंदर टर्सरी एक्टिविटी ज्यादा होगी वो देश डेवलप्ड होगा। ध्यान रखना है। और जिसमें क्या है, खेती के अंदर ही, सोयल के अंदर ही माथा मार रहे हैं, वो देश डेवलपिंग होगा या अंडर डेवलप्ड होगा। तो व्हाट डू यू मीन सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी? सेकेंडरी एक्टिविटी ऑफ इकोनॉमिक्स या सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग का मतलब रॉ मटेरियल में कोई प्रोसेस डाल दिया, वो मैन्युफैक्चरिंग होगी। विच एक्ट अपॉन रॉ मटेरियल बाय प्रोसेसिंग हुआ एंड एड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, और वैल्यूएबल प्रोडक्ट अपने को मिला। यही सेकेंडरी एक्टिविटी हुई। अब आप एग्जाम्पल, आप बोलोगे नहीं, समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से बताइए आप। अब आपने ट्री या प्लांटेशन किया, ये तो एग्रीकल्चर है, ट्री लगाना। अच्छा, एग्रीकल्चर है, तो आपने ट्री लगाया, ये एग्रीकल्चर, ये प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें इसको काट कर लाए आप, किसी फैक्ट्री में रखा, वहां आपने पल्प बनाया, ये सेकेंडरी ये सेकेंडरी हो गया ना। इसमें मशीन लगाई और लगाई। पल्प क्या है कि ट्री से महंगा मिलेगा, वैल्यू ज्यादा। और पल्प से पेपर बनाया, पेपर से आपने बुक छाप दी। अब खाली पेपर का जो है पैसा कम मिलेगा, और उसमें कोई छाप कर, कोई चीज, नॉलेज छाप कर आपने बिक्री किया तो उसका ज्यादा होगा, वैल्यू ऐड होती जा रही है हर इंडस्ट्री में। ये प्रोसेस होता जा रहा है, पैसा बढ़ता जा रहा है प्रोडक्ट पर। तो ये सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। और उदाहरण ले लीजिए, कॉटन का ले लीजिए। आपने कॉटन उगाई, फाइबर फाइबर क्रॉप है ना कॉटन। आपने कॉटन उगाई, ये कॉटन उगाई, इसके रेशों के साथ में एक बीज भी होता है जिसको बिनोला कहते हैं, बिनोला। तो ये कॉटन जो है खेत से लाकर जिनिंग फैक्ट्री में डाल दी, जिन, यहां जिन होगा, इसका जिनिंग होगा। मतलब क्या है कि जो फाइबर है वो अलग किए जाएंगे, और जो सीड है वो अलग किए जाएंगे। ये जिनिंग कहलाती है। अब क्या है कि वो जो फाइबर है वो तो बहुत ज्यादा प्लेस घेरते हैं। एक तो
दो, एक ट्रक के अंदर क्या है, सिर्फ 2 बोरे ही जाएंगे, सिर्फ 2 बड़े बोरे जो हैं पैकिंग के, वो ही जाएंगे। हो गया ना ये। और एक क्या है कि आप 20 बोरे, जितना कॉटन एक ट्रक में लाद लो, तो आप इन फाइबर्स को, बीच में जो एयर है उसको प्रेस करोगे तो वो एयर निकल जाएगी और वो फाइबर फाइबर रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि फैक्ट्रियों तक दूर दूर ले जाने लाने के अंदर क्या है कि सहूलियत के लिए इस जीन्ड कॉटन को प्रेस करना पड़ेगा। प्रेसिंग, कि किसकी फैक्ट्री है, कि जिनिंग की है। प्रेसिंग की है, प्रेस किया उसको, फाइबर्स को, एयर निकाला। अच्छा, प्रेसिंग के बाद में फिर ये धागा बनाने वाली फैक्ट्री में गया, स्पिनिंग। स्पिनिंग, वहां उस बोरों को वहां लगाया गया, वो धागे बनाए गए, स्पिनिंग हुआ। स्पिनिंग के बाद में क्या है कि इन धागों को वीविंग, टेक्सटाइल मिल में भेजा गया। वीविंग, वीविंग, वहां क्या है कि टेक्सटाइल बना, कपड़ा बना। अब सफेद कपड़ा है, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी ज्यादा। क्वालिटी, उसको साइजिंग करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी बनानी पड़ेगी, उसको रंगना पड़ेगा, डिजाइन बनानी पड़ेगी। वो वो बोलो डाइंग। तो बोलते हैं ना कि आपके का किस चीज की इंडस्ट्री है, बोलो डाइंग की है। अच्छा, आपके किस चीज की फैक्ट्री लगी है, बोलो जीनिंग और प्रेसिंग की लगी है। और डाइंग के बाद में आपकी शर्ट तैयार हुई। शर्ट, तो क्या मतलब निकला भाई, क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला कि हर फेज में प्रोसेसिंग हो रही है और हर फेज में सामान का, गुड्स का वैल्यू ऐड हो रहा है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो 2 एग्जाम्पल काफी है। कहीं भी जाओ आप पता कर सकते हो कि इसके अंदर रॉ मटेरियल क्या है, वो प्राइमरी सेक्टर से आया होगा उस फैक्ट्री में। इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्री मीन्स, इंडस्ट्री का क्या मतलब है? कोई प्रोडक्शन करना, प्रोडक्टिविटी ऑफ गुड्स। कोई माइन से मशीनें लगाकर एक्सट्रैक्शन करना। वो जो रेत है, जो सोयल है, मिनरल्स की, कोई भी मिनरल की, आयरन की, और तो अंदर पड़ी हुई, वो तो उस जो रेत है उसका तो कोई मोल ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब उसके मशीन लगा देते हैं और उसकी प्रोसेसिंग शुरू कर देते हैं तो वो माइनिंग इंडस्ट्री बन जाती है। उसी आयरन का पैसा बहुत मिलेगा क्योंकि वैल्यू एड होगी। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन, और इनसे संबंधित जो सेवाएं हैं वो इंडस्ट्री में शामिल हो सकती हैं। वो इंडस्ट्री में आप शामिल कर सकते हो कि मशीन, फोन किया, मशीन आप सप्लाई, यहाँ मशीन भेज दीजिए, मशीन को ठीक कर दीजिए, रॉ मटेरियल को वहां पहुंचा दीजिए। ये भी तो एक सर्विस होगी ना। तो प्रोविजंस की जो सर्विसेज है वो, ये सब इंडस्ट्री के अंदर शामिल होती है। इंडस्ट्री मीन्स, अब अपने अलग अलग तरीके से, अब अपने अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे इंडस्ट्रीज का। मतलब क्या है, अब दूसरे सब्जेक्ट पर स्विच स्विच ओवर करें इस इंडस्ट्री के अंदर ही। क्लासिफिकेशन पर कई बेस बनाकर कई टाइप के क्लासिफिकेशन कर सकते हो इंडस्ट्रीज के, ये ध्यान रखना आप। तो कोई पूछे रॉ मटेरियल के बेस पर आप क्लासिफिकेशन करिए, रॉ मटेरियल के बेस पर।
रॉ मटेरियल के बेस पर करिए। आप लिखते जाओ क्लासिफिकेशन में, यही आपका होमवर्क है। एग्रो बेस्ड, एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल आ रहा है एग्रो बेस्ड। मिनरल, जो माइन से जो रेत वगैरह मशीनरी से खींच रहे, मिनरल बेस्ड। मैरीन बेस्ड, मैरीन मतलब समुद्र, सी। बहुत सारी अर्थव्यवस्था मैरीन के ऊपर डिपेंड करती है, किनारों की। जो फूड प्रोसेसिंग की है, कोई उसमें से मिनरल एक्सट्रैक्ट करने की है। अब जैसे आयोडीन बनाने की है, आयोडीन जो नमक में मिलाते हैं ना, गले के अंदर कोई रोग नहीं हो, वो आयोडीन, थायराइड वगैरह में आयोडीन, वो आयोडीन सारी समुद्र से निकालते हैं। जो समुद्र के अंदर जो घास तैरता है, एक विशेष प्रकार की एल्गी होती है, जो एल्गी घास जो तैरता है, उसको कलेक्ट करके उसको जला के उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो आयोडीन तैयार होती है वहां पर। तो मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, आप टिम्बर कट कर रहे हो, काट रहे हो, और उससे क्या फर्नीचर बना रहे हो। आप पेपर बना रहे हो, तैयार कर रहे हो। आपने फॉरेस्ट के अंदर क्या है कि रबर इकट्ठा कर रहे हो, रबर इंडस्ट्री लगा रहे हो। तो ये फॉरेस्ट बेस्ड होगी। एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैराइन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड। यहाँ इस तरह से आप लिख सकते हो, अपना नोट्स बना सकते हो। अब आगे आइए, बेसिस ऑफ साइज। साइज के हिसाब से क्लासिफिकेशन कैसे करोगे भाई? आपने खूब सुना होगा स्मॉल स्केल एंड मतलब लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। ये जो अडानी अंबानी वगैरह है, ये कोई स्मॉल स्केल में थोड़ी माथा मारते हैं। इनका तो जो चेक होगा वो करोड्स में काटा जाता है, चेक्स करोड़, और ये मशीन ले आओ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कैपिटल कैपिटल पैसा भी ज्यादा चाहिए। मतलब कम, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल को कंपेयर कैसे करोगे? भाई एक 2 लाख का चेक काटा है, ये मशीन ने हमें दे देना 2 लाख रुपए का, ये तो स्मॉल स्केल हो गया ना। करोड़ों का चेक काट रहे हो आप। लैंड बड़ी चाहिएगी, एक छोटी चाहिएगी। टेक्नोलॉजी एक में बड़ी चाहिए, एक में छोटी चाहिएगी। लेबर एक में बहुत दुनिया भर के चाहिए, एक में तो 10-15 से काम निकल जाएगा, वो घर में काम करते होंगे। प्रोडक्शन वॉल्यूम, साहब ट्रक आ रहे हैं, भर रहे हैं प्रोडक्शन इतना, वो लार्ज स्केल। और उधर मुश्किल से कोई रिक्शे वाला है और ये समझो एक छोटा ट्रैक्टर वगैरह भर दिया, स्मॉल स्केल। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, कैपिटल पर और टेक्नोलॉजी पर और लेबर पर और प्रोडक्शन और वॉल्यूम के ऊपर ये दूसरा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं अपने। साइज बड़ा है या छोटा है, इंडस्ट्री का साइज। अब आइए, अगला जो बेसिस लिया है क्लासिफिकेशन का, इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इंडस्ट्रीज खूब देखते हैं उनके मालिक कौन कौन होते हैं। कई जगह देखते हैं अपने के, अरे ये तो सरकार की है, अरे ये तो कोई सेठ की है, ये तो कोई अंबानी की इंडस्ट्री है, यहाँ चलते हुए देखते हैं। कई बार बोलते हैं, अरे ये तो कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सेक्टर की है। तो इस प्रकार से जो बोलते हैं, इनका एक क्लासिफिकेशन होता है। तो प्राइवेट सेक्टर में जो इंडस्ट्री होगी, प्राइवेट लोगों के हाथ में होगी। अडानी अंबानी उसके मालिक होंगे। समझ में आ रहा है? अडानी अंबानी उसके मालिक होंगे, इंडिविजुअल्स ओनरशिप में होगी ऐसी इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में। दूसरी जो इंडस्ट्री है वो
पब्लिक, मैं दूर क्यों जा रहा हूं, पब्लिक, पब्लिक सेक्टर, उसको कहेंगे पब्लिक सेक्टर। 4 सेक्टर होंगे इसके ओनरशिप के मामले में, क्लासिफिकेशन में। पब्लिक सेक्टर में क्या है कि गवर्नमेंट पूरा, उसका नफा नुकसान जो है वो गवर्नमेंट का ही नफा है, गवर्नमेंट का ही नुकसान है, और गवर्नमेंट को ही उस इंडस्ट्री को डेवलप करना है, गवर्नमेंट को ही सब कुछ, कैपिटल, रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह सब व्यवस्था गवर्नमेंट की होगी। अब एनएचपीसी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला है, एनटीपीसी है, ये जैसे ऑयल के अंदर के जमीन से जो ऑयल निकालते हैं, OILO है, ONGC है जो गैस निकालती है, पेट्रोल में निकाल देनी, पेट्रोलियम निकालती है नीचे से। ये सारे जो सेक्टर है ये पब्लिक सेक्टर कहलाते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्राइवेट, उसकी कोई दखलंदाजी नहीं है, कोई इंडिविजुअल प्राइवेट इसका मालिक नहीं है, सरकार ही मालिक है, जनता ही मालिक है, आप ही मालिक हो। पब्लिक सेक्टर एक होता है, इधर पब्लिक सेक्टर हुआ, इधर प्राइवेट सेक्टर हुआ, एक होता है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट का शब्द से ही पता लग गया होगा आपको कि ज्वाइन किया है, गवर्नमेंट को और इंडिविजुअल को ज्वाइन किया हुआ है। कुछ कुछ उस कंपनी में पार्टनरशिप या जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट का है, और कुछ जो है इंडिविजुअल्स का है। अब ऐसी कौन सी फैक्ट्री, ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मारुति कार वाली जॉइंट सेक्टर में, उसमें सरकार और इंडिविजुअल दोनों शामिल हैं। जैसे आईटी सेक्टर में वोडाफोन है, वोडाफोन जो इंडस्ट्री है, सेवा की इंडस्ट्रीज है, प्रोविजन सर्विस, वोडाफोन का मालिक वैसे तो बिरला है, लेकिन सरकार की भी इसमें हिस्सेदारी है, तो ये जॉइंट सेक्टर हो गया है। ये आया ना समझ में। अब आइए, एक और रह गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव का मतलब है कि जो इसमें लेबर काम कर रहे हैं, अब मान लो कोई डेयरी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाई हुई है डेयरी में, कोई घी का बन रहा है, कोई पाउडर बन रहा है, कोई स्कीम्ड मिल्क है, कोई नॉन स्कीम मिल्ड है, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बने, कोई दही बन रहा है, कोई छाछ बन रहा है। तो इसमें जो ट्रांसपोर्टर है, जो मिल्क सप्लायर हैं, जो सामान बेचने वाले हैं, जो बूथ लगा रहे हैं जगह जगह के ऊपर, वो क्या करते हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अपना पैसा। जो लेबर है जो संबंधित है उस काम से, वो अपना पैसा इकट्ठा करके उसमें लगाते हैं, और ये फैक्ट्री चल पड़े, वो कैपिटल उनका होता है, कोई गवर्नमेंट का या कोई इंडिविजुअल अंबानी वगैरह का उसमें कोई पैसा नहीं होता। तो ये कोऑपरेशन, आपसी सहयोग, कोऑपरेशन आपसी सहयोग, तो मजदूरों का ही आपसी सहयोग, वो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री कहलाएगी। 3 प्रकार के आपने पढ़ लिए क्लासिफिकेशन। चौथे प्रकार का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन से आगे बढ़ते हैं अपने फैक्टर्स। अब आप कई बार सोचोगे, क्या डेजर्ट के अंदर तो कोई फैक्ट्री नहीं दिखती? गुजरात में क्या है कि अहमदाबाद के पास और छोटा नागपुर में, बंगाल वगैरह है, वहाँ भीड़ लगी हुई है, कैलकाटा के पास भीड़ लगी हुई है, गुड़गांव में भीड़ लगी हुई है इंडस्ट्रीज की। तो आप ये अंदाजा लगाओ कि क्या कारण है। ये कारण साफ है, एक इंडस्ट्रीज को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे। डेजर्ट में कोई पैसे वाला आदमी नहीं है इतना कि इंडस्ट्री लगा सके, यानी कैपिटल। तो सबसे पहले जो फैक्टर है वो क्या है, कैपिटल। रोकड़ा पास में है तो सारे काम हो जाएंगे, ये बोलते हैं ना, अपने लाइन से चलते हैं। आपकी जेब के अंदर रोकड़ा, एक लाइन फैक्टर्स
को पढ़ते हुए अपने लाइन से चलते हैं और फैक्ट्री लगा लेते हैं। आपकी जेब में कैपिटल है, मनी है, उससे आपको फैक्ट्री लगानी है, पैसा होना चाहिए सबसे पहले। फिर आप क्या करोगे कि हाथ पर तो लगा नहीं सकता मैं, तो क्या करोगे, एक लैंड खरीदूंगा, एक लैंड का टुकड़ा परचेज करना होगा उस कैपिटल से। फिर लैंड, खाली लैंड के कोई चार दीवारी थोड़ी करनी है, ताला लगा के छोड़ना थोड़ी। वहां रॉ मटेरियल और मशीनरी खरीदूंगा, रॉ मटेरियल लाऊंगा मैं वहां। अब रॉ मटेरियल ट्रकों से पटक तो लिया वहां पर, लेकिन उसको मशीन तक ले जाने का या उससे कुछ काट छांट छंटाई वगैरह करने की, लोडिंग अनलोडिंग वगैरह करने की, साफ करने की लेबर, पैकिंग की लेबर चाहिए आपको। ये फैक्टर बता रहा हूं, इंडस्ट्री के अंदर लेबर चाहिएगी। मशीन चलेगी कैसे, बिना बिजली के थोड़ी चल जाएगी। लगातार 24 आवर जो है मतलब पावर मिलती रहे। यदि पावर कट होगा तो उस एरिया में फैक्ट्री नहीं लगेगी। तो पावर बराबर मिलती रहे, ट्रांसपोर्ट, सड़कें, रेल। भाई इंग्लैंड की फैक्ट्रियों को चालू रखने के लिए अंग्रेजों ने ट्रांसपोर्टेशन को कितना बढ़िया बनाया कि गांव गांव से रॉ मटेरियल उठाने के लिए इन्होंने रेलें बना दी भारत में। और वहां सी पोर्ट के ऊपर रेल जा रही है, सी पोर्ट पर शिप के अंदर वो लोड आ रहा है रॉ मटेरियल, और वहां भी इंग्लैंड में सी पोर्ट के ऊपर ही इंडस्ट्री, सीधा सी पोर्ट से सी पोर्ट रॉ मटेरियल वहां में। तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मस्ट है, वरना क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये जो सारी जो सुविधाएं हैं ये अंग्रेजों ने हासिल की थी, अंग्रेजों ने हासिल की थी। इसलिए वो क्या है कि अपने देश को, ब्रिटेन को सबसे आगे ले जा सके, इंडस्ट्रीज सिस्टम वो बैठा सके इंग्लैंड के अंदर, और धनवान हो गए, पैसे कमाया उन्होंने। किस कारण से, यही कारण जो फैक्टर्स बताए ना मैंने, कैपिटल है, लैंड है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, पावर है, ये सारे। और नहीं तो जब लेबर की वहां कमी पड़ती तो इंडियंस को उठा के ले जाते वहां, जबरदस्ती ले जाते शिप के अंदर, यहाँ काम करो। तो ये फैक्टर्स है अफेक्टिंग जो लोकेशन इंडस्ट्री। अब जहां रॉ मटेरियल होगा वहां लगेगी, जहां ट्रांसपोर्टेशन होगा वहां लगेगी, जहां लेबर सस्ती मिल जाएगी वहां लगेगी फैक्ट्री, जहां पावर कट नहीं होता वहां लगेगी फैक्ट्री। फैक्ट्री मीन्स इंडस्ट्री, एक ही बात है। अब आते हैं कि इंडस्ट्रियल सिस्टम। देखो इधर से तो वो अपने एक लीडर है ना, अपने नेता है एक, उनका भाषण जो है वो बार बार आता रहता है, क्या, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। तो उनके हिसाब से मतलब क्या है कि इधर से ये इनपुट हुआ, इनपुट अंदर रखना। तो नेताजी ने क्या रखा अंदर, आलू। और कितनी ज्यादा उन नेताजी के अंदर कितनी ज्यादा कैपेसिटी, कितनी ज्यादा मतलब वो हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रेन है उनका, मतलब कि आलू
से आउटपुट के रू आउटपुट बार रखो। सोना रख रहे हो आप, गोल्ड रख रहे हो बार, आलू, तो आप सोचिए कि ये तो पक्का ही सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कितने गुना वैल्यू ऐड हुई है रॉ मटेरियल में, आलू। ये मत लिख देना, नंबर नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब है इनपुट, इनपुट, और दूसरी तरफ आउटपुट, और बीच में प्रोसेसिंग। इनपुट में क्या क्या इनपुट, क्या अंदर ला रहे हो आप? अरे भाई वही चीज अंदर अभी बताया, कैपिटल है, लैंड है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, पावर है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो खर्चे लग रहे हैं वो इनपुट है। जिस चीज का भी खर्चा लग रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, वो इनपुट है, वो इनपुट लिख सकते हो आप। और आउटपुट बाहर निकला भी, टेक्सटाइल कपड़ा निकला, यहां से डाला था आपने कॉटन, प्रेसिंग, जीनिंग, सबके पैसे लगे आप। उधर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इवन डाइंग पेंटिंग होकर बाहर निकली, आउटपुट, वैल्यू ऐड हो गया ना। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम में जब भी आप हिसाब लगाने बैठोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आप खर्चा लिखोगे, खर्चा किस किस में लगा, क्या क्या लगा। भाई इतनी तो लागत ही होगी, फिर इसमें वैल्यू ऐड करने के बाद में बिक्री कितने कि 100 रुपये की तो लागत होगी सारी, और बिक रहा है ये 200 रुपये में। रियली इंडस्ट्री है ये, वैल्यू ऐड हो गई है, घाटे वाली इंडस्ट्री नहीं है, सीधी सी बात ये। तो कहने का मतलब है कि आउटपुट क्या है, इधर तो खर्चा है और उधर जो फिनिश्ड गुड्स निकलती है, वो जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, वो आउटपुट है। अब आइए आप इंडस्ट्रियल रीजन्स, मैंने कहा ना, फैक्टर्स, कैपिटल, लेबर, पावर, ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल, ये जो सब चीजें जो फैक्टर्स है, वो जहां मिलेंगे, वाटर है, वो जहां मिलेंगे वहीं इंडस्ट्री लगेगी, और वहां एक झुरमुट तैयार हो जाएगा। एक इंडस्ट्री लगी, दूसरी लगी, तीसरी लगी, चौथी लगी, इस प्रकार से वो एक इंडस्ट्रियल एरिया बन जाएगा। और आजकल तो क्या है कि जो सरकार है वो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देती है, ये सारी चीजें यहाँ हम आपको उपलब्ध कराएंगे, यहाँ इंडस्ट्री लगाइए, उसको कहते हैं ना इंडस्ट्रियल एरिया। इस शहर का इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है, वहां सरकार ने ये जो बोले है फैक्टर्स, ये सारी सुविधाएं देती है। लेकिन जब शुरू शुरू में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो जहां कोयला एनर्जी यानी पावर जहाँ था, जहां मशीनरी बनाने, जहां आयरन ज्यादा था, जहां सस्ता ट्रांसपोर्टेशन मतलब पानी वाला सी पोर्ट था, जहां लेबर क्या है कि रोटी सट्टे मिलती थी, मतलब कि रोटी खिला दो और काम करा लो, वहां डेवलप हुए इंडस्ट्रियल एरिया जो है, वहां डेवलप हुए, और कमोबेश आज भी वहीं डेवलप हो रहे हैं। तो जैसे अपने पढ़ेंगे, मतलब जहाँ माइंस हैं वहाँ इंडस्ट्रीज ज्यादा पनपी। जैसे टाटा वाला है, टाटा टिस्को फैक्ट्री लगी ना, टिस्को, टाटा, ये झारखंड में लगाया टिस्को, जमशेदपुर में। क्यों? वहाँ लेबर भी थी, वहीं पास में क्या है कोल फील्ड है, वहीं पास में क्या है आयरन फील्ड है, पावर का जुगाड़ उसने, पावर पावर की भी वहाँ कोई कमी नहीं, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली जो है वहाँ खूब बनती है। तो सारे फैक्टर्स मिल गए, तो फैक्ट्री तैयार कर ली टाटा ने वहाँ टिस्को में।
तो इस प्रकार से सारी सुविधाजनक जो है फैक्टर्स जिसमें सारे मिल रहे हैं, वहाँ जो फैक्ट्रियां दर फैक्ट्री लगती है उस जगह वो अपने इंडस्ट्रियल एरिया कह लेते हैं। और ये इंडस्ट्रियल रीजन्स और जो एरिया है ये कहाँ ज़्यादा मिलेंगे, डेवलपिंग नेशन में ज़्यादा मिलेंगे या इंडस्ट्रियल एरिया जो है डेवलप्ड एरिया में ज़्यादा मिलेंगे? ये इंडस्ट्रियल रीजन जो है ये डेवलप्ड नेशन में ज़्यादा मिलेंगे। समझ में आई ना बात? अमेरिका, यूरोप, ये डेवलप्ड नेशंस हैं, जापान, यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे इंडिया की बजाय। समझ में आ रहा है? तो आप इंडिया पर आ गए, तो इंडिया में कुछ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है आज़ादी के बाद, बोले हुआ है, तो वो इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन से हैं ज़रा बताइए आप, क्योंकि आप वहाँ घूम के आना चाहते हो। आप मुंबई जाइए, बड़े शहरों के तो नाम देखो आपको लेना पड़ेगा। जो 4 बड़ी सिटी हैं, कौन से? चेन्नई है, मुंबई है, कलकत्ता है, दिल्ली है। इनके साथ तो आपको इंडस्ट्रियल रीजन जोड़ने ही पड़ेंगे याद रखने के लिए। वो रीजन्स पूछ लिया आपको तो मुंबई, पूना, मुंबई से लेकर पूना तक जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है सारे के सारे। फिर आ जाइए बेंगलोर, बेंगलोर इंडस्ट्रियल एरिया जो है सारा आगे बढ़ता है, चेन्नई तक जाता है। चेन्नई, बेंगलोर, ये एक रीजन हो गया। आप जो है फिर आगे आप विशाखापट्टनम की तरफ बढ़िए, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से इधर हैदराबाद के इस साइड में अपने गुंटूर है, जहाँ की तीखी मिर्च बहुत प्रसिद्ध है। तो विशाखापट्टनम से गुंटूर तक का जो इलाका वो सारे इंडस्ट्रीज है, क्योंकि वहाँ फैक्ट्री मिल रहे हैं ऐसे बढ़िया। और फिर आप घूम कर आइए आप ये कैलकाटा के आसपास, सारा जो है कैलकाटा, ये कैलकाटा, वेस्ट बंगाल, रानीगंज वगैरह कैलकाटा से इस एरिया में ये इंडस्ट्रियल रीजन है सारा। और फिर आप आ जाइए दिल्ली पर। दिल्ली के अंदर क्या है, गुड़गांव से लेकर दिल्ली बीच में लेते हुए मेरठ तक चले जाओ, सारे सारे की इंडस्ट्रियल चिमनियां लगेंगी, आपको धुआं उगल रही होंगी ये। और फिर लास्ट में क्या है कि आप केरल घूमने चले जाओ, वहाँ कोवलम जो एक किनारा है समुद्र का, बीच भी है बहुत बढ़िया कोवलम का। तो कोवलम, वो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुर, तो कोवलम से तिरुवनंतपुर क्या इंडस्ट्रियां इंडस्ट्रियां मिलेंगी आपको। तो ये कुछ है इंडस्ट्रियल एरिया इंडिया के है। मतलब इंडिया बिल्कुल अंडर डेवलप नहीं है, डेवलपिंग हो रहा है, उनके बराबर आने की अपन लोग जो है बराबर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब अपना इसका सेकंड कहाँ कहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्री है वो और पढ़ लेंगे।